आज हम देखने वाले हैं 2020 में आई मूवी द ओल्ड गार्ड को। ये कहानी है 4 ऐसे सोल्जर की जो हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं। इन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़कर इंसानों को बचाया है, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें जान नहीं पाया कि ये लोग कौन हैं और इतने सालों से कैसे जिंदा है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि मॉर्टल होना एक वरदान है या फिर श्राप है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो ग्रुप के बीच में जबरदस्त लड़ाई होने के बाद एक ग्रुप के चारों मेंबर बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिरे हुए हैं। इन चारों का शरीर गोलियों से भुन चुका है। इस ग्रुप की लीडर एंडी कहती है कि ना जाने कब हमारा आखिरी दिन आएगा। एंडी और उसके साथी इस हालत में कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जहां एंडी शहर की गलियों में घूम रही है, तभी वहां उसका दोस्त बूकर आता है और उसे बताता है कि उन्होंने कुछ समय पहले जेम्स नाम के जिस CIA एजेंट के लिए काम किया था, उसने उन्हें एक बार फिर से नया मिशन दिया। लेकिन एंडी उसे मिशन के लिए मना कर देती है और कहती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि उनकी टीम कभी भी एक आदमी के लिए 2 बार काम नहीं करती। बूकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसकी टीम ऑलरेडी मिशन के लिए रेडी है और यहाँ पहुंच चुकी है और इस मिशन में उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बूकर एंडी अपने बाकी टीममेट यानी कि जो और निक से मिलने के लिए एक होटल में ले जाता है। चारों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। या एंडी को CIA के एजेंट जेम्स पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन अपने साथियों के कहने पर वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और बूकर के साथ एक पब्लिक कैफे में जाती है। उधर निक और जो कैफे के सामने वाली बिल्डिंग से उन तीनों पर नजर रखे हुए थे। अब मीटिंग में जेम्स उन दोनों को बताता है कि साउथ सुडान में जुबा नाम का एक स्कूल में टेररिस्ट ने सभी टीचर को दिन दहाड़े मार दिया है और सभी बच्चों को किडनैप कर लिया है। अमेरिका की गवर्नमेंट उन बच्चों को बचाने के लिए डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि साउथ सुडान के साथ उनकी कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने इस मिशन को सीक्रेटली ऑपरेट करने का फैसला किया है। एंडी को जेम्स के साथ काम करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो उन बच्चों को बचाने के लिए इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एंडी, बूकर, जो और निक इन चारों को हेलीकॉप्टर से साउथ सुडान भेज दिया जाता है, जहां रात होने पर चारों टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला कर देते हैं और रास्ते में आने वाले कुछ टेररिस्ट को मारकर बंकर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें बच्चे दिखाई नहीं देते और तब ये सभी समझ जाते हैं कि इन सभी को फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ये कर पाते इससे पहले यहाँ अचानक से बहुत सारे टेररिस्ट आकर इन पर चारों ओर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें इतनी ज्यादा गोलियां लगती हैं कि ये गिर कर मर जाते हैं। इन्हें मरा हुआ देखकर सभी टेररिस्ट का ध्यान उन पर से हट जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे किसी को यकीन नहीं होता। सभी के शरीर से गोलियां अपने आप बाहर आ रही थी और इनके गहरे से गहरे घाव भी भरने लग जाते हैं। सभी टेररिस्ट इन चारों को जिंदा देखकर हैरान थे कि ये तो असंभव है, मरे हुए इंसान कैसे जिंदा हो सकते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों उन पर अटैक करके सभी को मार देते हैं। एंडी समझ जाती है कि ये मिशन एक सेटअप था जिसके जरिए उनकी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाया जा सके। ये सारा सेटअप जेम्स ने किया था क्योंकि उसे इन पर पहले से ही शक था। एंडी एक एक करके वहां लगे सभी CCTV कैमरे तोड़ देती है। अब जेम्स CCTV से इमॉर्टलिटी के इस फुटेज को देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लोग वापस जिंदा कैसे हो गए। कैमरे के टूटने से पहले ही जेम्स इस क्लिप को सेव कर लेता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों अपने इस मिशन के सभी सबूत को जमीन में दफना देते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अपनी पहचान बचाने के लिए एंडी उन्हें कहती है कि ये सब जिसने भी किया है हमें उसे ढूंढ कर खत्म करना होगा। सभी टीम वाले उसकी बात से सहमत थे। दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान में आर्मी की बटालियन का सर्च मिशन देखते हैं। यहाँ US आर्मी कुछ लोगों को रेस्क्यू करने आई थी, जहाँ नील नाम की एक लेडी ऑफिसर और इसके साथ ही एक गांव में छुपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए पूरे गांव की तलाशी कर रहे थे। जब वो तलाशी के लिए घर में जाती है तो वहां की औरतों को देखकर उसे उस पर शक होता है कि टेररिस्ट यहीं पर छुपा हुआ है। यहाँ नील दरवाजे को तोड़कर जब उस कमरे में जाती है तो वो आतंकवादी के ऊपर गलती से गोली चला देती है, लेकिन उस आदमी को जिंदा पकड़ने का उसे ऑर्डर मिला था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन वो आतंकवादी मरने से पहले नील के गले पर एक चाकू से गहरा घाव दे देता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। वो तुरंत बेहोश हो जाती है। उसकी टीममेट उसकी जान बचाने के लिए कैंप के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इधर एंडी और उसकी टीम जब ट्रेन से दूसरी जगह पर जा रही होती है तो उन्हें एक सपना आता है जिसमें उन चारों को अफगानिस्तान में नील के साथ पूरा इंसिडेंट दिखाई देता है और ठीक उसी समय नील को भी अपने सपने में ये चारों लोग दिखते हैं। अब यहाँ नील को समझ नहीं आता कि सपने का क्या मतलब है, लेकिन ये चारों समझ जाते हैं कि इन्हें क्या करना है।
इधर नील ये सपना देखकर जब उठती है तो वो पाती है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं है। उसके बाकी टीममेट यह देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर नील इतनी गहरी चोट लगने के बाद जिंदा कैसे बच गई और उस घाव का एक निशान भी उसके शरीर पर नहीं है। वो सभी ये देखकर शॉक थे, लेकिन नील के पास भी उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इधर जब एंडी सपना देखकर उठती है तो वो समझ जाती है कि नील भी उसकी तरह इमॉर्टल है और नील की वजह से वो लोग खतरे में आ सकते हैं। इसलिए एंडी फैसला करती है कि वो नील को लेने के लिए अफगानिस्तान जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बुकर, जो, निक और जेम्स को ढूंढने के लिए फ्रांस जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लंदन में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक बायोलॉजिकल फार्मा कंपनी का सीईओ जिसका नाम है मैरिक, वो लोगों को बता रहा है कि उनकी कंपनी एक ऐसी दवा पर काम कर रही है जिसे लेने के बाद लोगों की उम्र बढ़ जाएगी और वो ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। और उसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स भी आया था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेम्स मैरिक से पर्सनली मिलकर एंडी और उसके साथियों की फुटेज दिखाता है जिसमें उनके घाव अपने आप भर रहे थे। इस फुटेज को देखकर मैरिक हैरान था। वो जेम्स से कहता है कि उसे रिसर्च के लिए 4 लोग तुरंत चाहिए क्योंकि इन 4 की जीन्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। अगर वो कैसे भी करके इनके जीन्स का फॉर्मूला हासिल कर ले तो वो ऐसी दवा बना सकते जो बाकी इंसानों में इसी तरह की हीलिंग पावर ला सकती है। वो इस मेडिसिन को बेचकर अरबपति बन सकते हैं। इधर नील को उसके सीनियर से ऑर्डर मिलता है कि वो उसे अगले असाइनमेंट के लिए जर्मनी जाना पड़ेगा। नील अपना सामान लेकर जर्मनी के लिए जाने वाली होती है कि तभी वहां पर एंडी आ जाती है और रास्ते में आने वाले कुछ सोल्जर को मारकर नील को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद नील को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एंडी उसे कार में किडनैप करके कहीं ले जा रही है। नील को एंडी से खतरा महसूस होता है और वो एक सोल्जर थी, इसलिए वो कार का पिछला दरवाजा खोलकर चलती हुई कार से कूद जाती है। एंडी कार को रोकती है और नील को वापस कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन नील उसकी बात नहीं मान रही थी। वो एंडी से लड़ना शुरू कर देती है और मौका देखकर नील यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी पीछे से उसे गोली मार देती है जिससे वो उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद नील के शरीर से वो गोली अपने आप बाहर आ जाती है और उसका घाव ठीक होने लगता है। अब ये देखकर नील को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तब एंडी उसे बताती है कि तुम भी इमॉर्टल बन गई हो जैसे कि मैं और मेरी टीम है और तुम्हारे शरीर के अंदर ऑटो हीलिंग की पावर आ गई है। ये सारी बातें नील के दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। एंडी उससे कहती है कि अगर उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उसे चुपचाप उसके साथ चलना होगा। अब कुछ देर सोचने के बाद नील कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं। इन्हें रेगिस्तान के बीच में बने हुए एक इलीगल एयरपोर्ट पर जाना है जहाँ एक ड्रग डीलर अपने प्लान के साथ पेरिस जाने के लिए तैयार है। ये देखकर नील को लगता है कि एंडी भी ड्रग के गैर कानूनी काम में शामिल है, लेकिन एंडी बताती है कि उसे मजबूरी में कभी कभार गलत लोगों से मदद लेनी पड़ती है। अब 20 सफर के अंदर प्लेन में एंडी एक जगह पर सो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर नील उसे बांध देती है और कुछ देर बाद जब एंडी उठती है तो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसे नील पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो उसने उसकी जान बचाई, ऊपर से नील उसके लिए और मुसीबत बनती जा रही है। नील पायलट को भी गन पॉइंट पर रखकर प्लेन को लैंड करने के लिए कहती है, लेकिन एंडी रशियन लैंग्वेज में पायलट से कुछ कहती है और उसके बाद तुरंत ही उसे गोली मार देती है। अब प्लेन को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए प्लेन हवा में अपना बैलेंस खोने के बाद लहराने लगता है। ये देखकर नील पैनिक करने लगती है। तभी एंडी कहती है कि उसे प्लेन चलाना आता है। प्लेन क्रैश होने पर वो दोनों इमॉर्टल होने की वजह से मरेंगे तो नहीं, लेकिन एक पल के लिए उन्हें उतना ही दर्द होगा जितना कि एक आम इंसान को होता है मरते हुए। इस दर्द से बचने के लिए नील एंडी को फ्री कर देती है। अब रिहा होते ही एंडी कहती है कि उसने रशियन में पायलट को मरने की एक्टिंग के लिए कहा था। इसका मतलब पायलट अभी भी जिंदा है और वो उठकर दोबारा से प्लेन को हैंडल कर लेता है। ये देखकर नील को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में फाइट होने लगती है। अब एंडी हजारों साल से जिंदा थी और वो लड़ने में पूरी एक्सपर्ट बन चुकी थी, इसलिए वो नील को इस तरह से मारती है कि उसके हाथ पांव टूट जाते हैं और जगह जगह पर गहरे घाव भी आते हैं। इसके बाद जब नील अपने जख्मों को भरते हुए देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो भी एंडी की तरह है। उसे समझ आ जाता है कि एंडी उसकी दुश्मन नहीं है बल्कि उसकी दोस्त है और इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला लेती है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ये दोनों पेरिस में बने हुए एक सेफ हाउस पर पहुंच जाते हैं जहाँ एंडी की बाकी की टीम पहले से मौजूद थी। यहाँ एंडी नील को उन सभी से इंट्रोडक्शन करवाती है। खाना खाते समय नील उसे बताता है कि वो लोग सदियों से जिंदा है और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़कर दुश्मनों का खात्मा किया है और इंसान को बचाया है। इन लोगों ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, इसी वजह से इनमें से किसी ने भी शादी नहीं करी। इमॉर्टल होने के साथ साथ इन लोगों के पास एक और सुपर पावर है। ये लोग अपने जैसे लोगों के सपने देख सकते हैं और एंडी उसे बताती है कि जिस दिन उनकी बॉडी की हीलिंग हार्मोन काम करना बंद कर देंगे
उस दिन उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उनके इमॉर्टल होने के पीछे ये हार्मोन ही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कब तक इमॉर्टल रहेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसे ही लड़ते हुए इन्होंने अपने एक साथी को खो दिया। वो भी इमॉर्टल था इनकी तरह, लेकिन अचानक से उसकी शक्तियां चली गई और एक दिन ऐसा इनके साथ भी होगा। इसके बाद जब भी वो लोग सो रहे होते हैं तो नील अचानक से उठकर बाहर आ जाती है और वो बाकी चारों को बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें एक लड़की को लोहे के ताबूत में बंद करके कुछ लोग समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं। वो लड़की उस ताबूत में बार बार मरती है और बार बार जिंदा होती रहती है। इस पर निक बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्वीन है। एंडी को मिलने वाली सबसे पहली इमॉर्टल लड़की क्वीन थी, जिसके बाद एंडी और क्वीन की अच्छी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने मिलकर हजारों सालों तक बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी। लेकिन एक बार जब लोगों को पता चला कि ये दोनों इमॉर्टल है तो उस समय इंग्लैंड में कई लड़कियों को विच समझकर उन्हें जला दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था, और वो लोग इन्हें भी विच समझने लग गए थे। इन दोनों को कई बार मारने की कोशिश की गई। उन लोगों ने इन्हें मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, पर वो फिर से जिंदा हो जाते थे। लास्ट में उन लोगों ने इन्हें एक दूसरे से अलग करने का सोचा। फिर उन लोगों ने क्वीन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब एंडी की बारी आई तो वो किसी तरह से बचकर वहां से भाग निकली। इसके बाद जब एंडी बाकी के इमॉर्टल लोगों से मिली तो उसने क्वीन को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुकी थी। वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। निक बताता है कि इस बात को 500 साल बीत चुके हैं और इतने सालों में न जाने कितनी बार क्वीन मरकर जिंदा हुई होगी। क्वीन की डरावनी कहानी को सुनकर नील बाहर आती है और एंडी भी उसके साथ आती है, और तभी इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है क्योंकि सेफ हाउस पर जेम्स के आदमी ने हमला कर दिया था। एंडी एक एक करके बाहर के सभी लोगों को मार गिराती है, लेकिन अंदर से वो लोग निक और जो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। एंडी जब सेफ हाउस में आती है तो देखती है कि बूकर बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसे लगता है कि आज भी उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और एक पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। वहाँ एंडी को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है जब वो नोटिस करती है कि उसके जख्म अब अपने आप भर नहीं रहे, यानी कि एंडी के शरीर में इमॉर्टल हार्मोन बनना बंद हो गए हैं और वो भी एक आम इंसान की तरह बन गई है। लेकिन वो ये बात किसी को बताती नहीं, क्योंकि उसका मेन फोकस अभी निक और जो को बचाने में लगा हुआ है। इधर जब निक और जो को मैरिक के पास लाया जाता है तो मैरिक उनकी इमॉर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए चाकू से बार बार उन पर हमला करता है और वो बार बार हील हो जाते थे। इसके बाद वो जबरदस्ती उन दोनों को सैंपल निकालता है और उन्हें लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है। अब ब्लड सैंपल मिलने के बाद भी मैरिक उन दोनों को जाने नहीं देता। मैरिक के खतरनाक एक्सपेरिमेंट को देखकर जेम्स उसे पूछता है कि तुम्हें तो बस इनके ब्लड सैंपल चाहिए था ना, लेकिन अब तुम इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। मैरिक कहता है कि वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहेगा जब तक उसकी दवाई बन नहीं जाती। उसकी बातें सुनकर जेम्स को खुद के जजमेंट के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसने गलत आदमी से हाथ मिला लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद बूकर को जेम्स की लोकेशन पता चलती है, और जब वो तीनों उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो नील अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट आदमी को मारना नहीं चाहती। एंडी उसे ज्यादा फोर्स भी नहीं करती और वो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक बंदूक दे देती है और बूकर के साथ अंदर चली जाती है। जब एंडी और बूकर जेम्स के घर में उसके सामने जाते हैं तो बूकर पीछे से एंडी के पेट में गोली मार देता है। इधर नील वापस आते समय जब अपनी गन देखती है तो उसमें गोलियां ही नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाती है कि बूकर ने एंडी को धोखा दिया है, क्योंकि उसने ही गन को लोड किया था। अब बूकर ने अपने ही साथियों को धोखा इसलिए दिया ताकि वो जेम्स के साथ मिलकर उनकी इमॉर्टलिटी को खत्म करने का रास्ता निकाल सके, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि उनकी मौत एक नॉर्मल इंसान की तरह हो। फिर जब बूकर एंडी के जख्म देखता है जो गोली लगने के इतनी देर बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो वो समझ जाता है कि एंडी अब मॉर्टल बन चुकी है, और ये देखकर वो गोली मारने के लिए बहुत ही ज्यादा पछताता है। तभी वहाँ मैरिक अपने आदमियों के साथ आता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। अब जेम्स मैरिक को समझाता है कि एंडी अब मॉर्टल बन चुकी है, इसलिए वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन मैरिक उसकी बात सुने बिना उन दोनों को लेकर चला जाता है। मैरिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये इमॉर्टल से मॉर्टल कैसे बन सकता, और उसे इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी थी। सबके जाने के बाद वहाँ नील आती है। नील के पूछने पर जेम्स उसे बताता है कि मैरिक एंडी को लैब लेकर जा रहा है। इसके साथ जेम्स उसे एंडी और उसके साथियों का इतिहास बताती है कि कैसे उन्होंने हजारों सालों से लोगों की जान बचाई है। 1916 में उसने एक फैमिली को बचाया था और उन्हीं में से एक लड़की ने डायबिटीज का इलाज ढूंढा। कुछ साल आगे जाकर उस लड़की के ग्रैंडसन ने 317 लोगों की जान बचाई, और थोड़े समय आगे और जाकर उस आदमी ने एक्सीडेंटली एक न्यूक्लियर हादसे को रोका, जिससे कि आज हमारी सिविलाइजेशन जिंदा है। दुनिया के फेमस और अनजान लोगों की जान उसने बचाई है, जिनकी वजह से ये दुनिया आज के समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर पाई। जेम्स को लगता है कि इनकी पावर का इस्तेमाल करके दुनिया की भलाई के लिए हो सकता है, इसलिए उसने मैरिक से कांटेक्ट किया।
लेकिन मैरिक का इरादा इनकी पावर का गलत इस्तेमाल करना था। ये जानकर नील को एंडी के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए लैब जाने का डिसाइड करती है। नील जेम्स की मदद करने के लिए लैब में एंटर कर जाती है, जहाँ पर जबरदस्ती वो आगे आ जाती है और रास्ते में आने वाले सभी गार्ड को एक एक करके मारने लगती है। उसके पास एक हथियार था और ये हथियार क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। बहुत ज्यादा लड़ाई करने के बाद वो फाइनली लैब से एंडी और बाकी साथियों को छुड़ा लेती है। वो पांचों जबरदस्त फाइट करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और तभी मैरिक वो हथियार देखता है और ये हथियार होता है एंडी का भाला, जो कि हजारों साल पुराना था। वो इसी के साथ लड़ाई करती थी। अब इधर सभी को मारने के बाद लास्ट में एंडी और नील को सामना होता है मैरिक से, जिसे पता चल गया था कि एंडी में हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए वो गन पॉइंट करता है और उसे मारने के लिए आगे आता है। लेकिन यहाँ पर नील चकमा देकर मैरिक को लेकर खिड़की से कूद जाती है और दोनों एक कार के ऊपर गिरते हैं, जिसमें मैरिक तो मारा जाता है। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि नील इमॉर्टल है, उसकी हड्डियां फिर से जुड़ने लगती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद 5 लोगों का ये ग्रुप दुनिया को बचाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वो सभी एक जगह मिलते हैं और जो कि बुकर ने इन्हें धोखा दिया था, इसलिए उसे सजा के तौर पर 100 साल इनसे दूर रहने को कहा जाता है और अब उसे अकेले भटकना होगा। लेकिन 100 साल बाद जब वो दोबारा उनसे मिलेगा तो यहाँ एंडी नहीं होगी, वो मर चुकी होगी। यही सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब बचे सभी लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं और इस काम में उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जेम्स उनकी मदद करने की जिम्मेदारी लेता है। वो सभी अपने इतिहास देखते हैं कि कैसे उन्होंने 150 सालों में लोगों की जानें बचाई है और दुनिया को बेहतर बनाया। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद हम शराब के नशे में बुकर को देखते हैं। वो अपने घर पे आता है और देखता है कि क्वीन उसके सामने खड़ी हुई है। क्वीन वही है दोस्तों, जिसे कुछ लोगों ने ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है, पर वो आजाद कैसे हुई? और इस सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्वीन कैसे उस लोहे के ताबूत से बचकर बाहर निकल पाई। क्या होगा जब क्वीन अपने कैद का जिम्मेदार एंडी को मानेगी? वेल, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।